आज हम अपने थर्ड चैप्टर के सेकंड टॉपिक आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, द डिफरिंग ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट, उस पर बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार शहरों में आंदोलन आगे बढ़ा, कैसे गांवों में आंदोलन आगे बढ़ा और देश के दूर दराज के इलाकों में बागानों में स्वराज या बागानों में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक 2.1, शहरी इलाकों में आंदोलन, मूवमेंट इन टाउन्स। यह हमारा जो इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, या शहरी इलाकों में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव था। प्यारे बच्चों, शहरी इलाकों में इस आंदोलन को स्टार्ट करने वाला मध्यम वर्ग था। यहां पर जो हमने पिछले टॉपिक में असहयोग के कार्यक्रम पढ़े थे उसी के अनुरूप उन कार्यक्रमों के अनुसार अकॉर्डिंग द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शहरों में जो विद्यार्थी थे, जो छात्र थे, जो स्टूडेंट्स थे, दे लेफ्ट देयर कॉलेजेस और स्कूल्स। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज थे उनका छात्रों ने बहिष्कार किया। इसी प्रकार जो टीचर्स भी थे उन्होंने भी अपनी नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया, दे रिजाइन फ्रॉम देयर सर्विसेज। वकीलों ने भी अदालतों का बहिष्कार किया, वो भी अपनी वकालत को छोड़ चुके थे। दे ऑल्सो गिव अप देयर प्रैक्टिसेस। तो ये शहरों में बहिष्कार का रूप था। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है परिषद के चुनावों का, उन परिषदीय चुनावों का भी शहरों में बहिष्कार किया गया। यहां एक छोटा प्रश्न और बनता है, क्या सभी जगह परिषद चुनावों का बहिष्कार होगा? क्या सभी प्रांतों में परिषद के चुनावों का बहिष्कार हुआ? नहीं। मद्रास को छोड़कर, यानी मद्रास में परिषद के चुनावों का बहिष्कार नहीं किया गया, एक्सेप्ट मद्रास। ये एक छोटा प्रश्न और बनता है कि इन विच प्लेस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द काउंसिल इलेक्शन वर नॉट बॉयकॉटेड, यानी कौन से स्थान पर असहयोग आंदोलन के दौरान परिषद के चुनावों का बहिष्कार नहीं किया गया, एंड वाई, क्यों नहीं किया गया, ये हमें समझना जरूरी है। ये हमारा एक छोटा प्रश्न बनता है। इसको देखते हैं कि मद्रास में एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी थी वो नॉन ब्राह्मण्स, गैर ब्राह्मणीय लोगों की पार्टी थी। इस पार्टी को यह लगता था कि परिषद के चुनाव में भाग लेकर या परिषद में प्रवेश पाकर, बाय द एंट्रिंग इन काउंसिल्स, है ना, वी कैन गेन द पावर, हमें वो शक्तियां मिल सकती है जो अभी तक सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। इसलिए मद्रास में ये जो असहयोग आंदोलन का ये कार्यक्रम था, द बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स वाज नॉट टोटल सक्सेसफुल, वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन के दौरान सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग एक कंसेप्ट है जो आपकी बुक में ही डिफाइन है कि जब किसी डेमोन्स्ट्रेशन में, जब किसी आंदोलन में किसी फैक्ट्री, किसी
ऑफिस या किसी जगह के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं, उसको पिकेटिंग कहते हैं। शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, उनकी पिकेटिंग की गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो स्वदेशी उद्योग थे, जो खासकर हमारा कपड़ा उद्योग था, उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। लोग स्वदेशी का इस्तेमाल करने लगे, खादी पहनने लगे, हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करने लगे। आजकल भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो चाइना से विवाद चल रहा है, उसके अंदर भी हमारे देश में एक ऐसा वातावरण बन रहा है कि यह बाइकआउट चाइनीज गुड्स, हमें चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो ये एक हथियार बन गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ये जो स्वदेशी था, ये एक हथियार बन गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। ये शहरों में असहयोग आंदोलन का प्रभाव था। जब आप इस टॉपिक को अपनी बुक में पढ़ेंगे, जो 3rd पैराग्राफ है वो हमारे को इस तरफ ले जाता है कि धीरे धीरे शहरी इलाकों में ये आंदोलन धीमा, स्लो डाउन होता गया। एंड दिस इज अवर 3rd क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक। क्यों धीमा होता गया? Why the non-cooperation movement gradually slowed down in the towns? शहरी इलाकों में यह आंदोलन धीरे धीरे धीमा क्यों पड़ता गया, देखते हैं। सबसे पहली बात कि जो स्वदेशी खादी का कपड़ा होता था, जो हमारे हैंडलूम आइटम्स होते थे, हथकरघा उद्योग से बनी हुई जो चीजें होती थी, वो आमतौर पे बहुत महंगी होती थी। इसको गरीब आदमी ज्यादा समय तक खरीद नहीं पाया। ये एक कारण था। दूसरा जो कारण आपकी बुक में दिया गया है वो ये थे, जो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे, स्वदेशी जो भारतीय संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो लोग वापिस इन संस्थानों में, इन सरकारी कॉलेजों में, इन सरकारी स्कूलों में, इन सरकारी अदालतों में धीरे धीरे लोग वापिस आने लगे। इसलिए आंदोलन का प्रभाव कम होने लगा। तो ये जो हमारा 2.1 था, इसमें से हमें ये 3 क्वेश्चन कवर करते हुए कि व्हाट वाज द इफेक्ट इन टाउन्स, शहरी इलाकों में क्या प्रभाव था, और कौन से स्थान पर, इन विच प्लेस द काउंसिल इलेक्शन वर नॉट बॉयकॉटेड, मद्रास। और 3rd क्वेश्चन कि ये ग्रेजुअली स्लो डाउन क्यों हुआ शहरों में। तीनों प्रश्नों को कवर करते हुए हमें ये 2.1 करना है। 2.2 ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, द रिबेलियंस इन कंट्रीसाइड। कंट्रीसाइड मीन्स जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे। देखो बच्चों, काफी पहले से, या आप कह सकते हैं कि पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से ही गांवों में बहुत से आदिवासी यानी ट्राइबल्स और किसान संघर्ष चले आ रहे थे। द पीजेंट एंड ट्राइबल स्ट्रगल्स। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चला तो ये सब इसमें समा गए, यानी ये इसके अंदर शामिल हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। ऐसा ही एक किसान आंदोलन अवध क्षेत्र में हुआ था। अवध जो है, अवध आजकल का जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, वहां की रियासत थी। वहां के किसानों ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, की लीडरशिप में किसान आंदोलन किया। यही हमारे इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाबा रामचंद्र। प्यारे बच्चों, ये एक सन्यासी थे, अपने आप को सन्यासी कहते थे।
तो ये पहले साधारण व्यक्ति थे, अब ये किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। कहां? अवध में। अवध मतलब आजकल जो लखनऊ का इलाका है। क्या दिक्कत थी किसानों की? या अवध के किसानों ने ये विद्रोह क्यों किया था? इसके कई कारण थे। अवध के किसानों पर बहुत ज्यादा कर का बोझ था, उनसे बहुत ज्यादा कर लिया जाता था। इनका ये संघर्ष था तालुकेदार और जमींदारों के खिलाफ। जमींदार मीन्स जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक होते हैं, उनके खिलाफ ये संघर्ष था। इनकी समस्या थी कि इनके ऊपर कर का बोझ बहुत ज्यादा था। इसके अलावा इनको बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार मीन्स द वर्क विदाउट पेमेंट, कोई तनख्वाह या कोई भुगतान नहीं होता था। इनको जबरदस्ती जमींदारों के और तालुकेदारों के घर पर, उनके खेतों में बेगार करनी पड़ती थी। इसके अलावा इनके पास जमीनों के पट्टे भी निश्चित नहीं थे। बार बार इनसे जमीनों के पट्टे छीन लिए जाते थे ताकि ये जो किसान हैं ये अपनी जमीनों पर स्थायी रूप से कब्जा ना कर लें। ये कुछ समस्याएं थी। किसान चाहते थे कि कर का बोझ कम हो, बेगार समाप्त हो, और सबसे बड़ी बात कि जो जमींदार और तालुकेदार हैं उनका सामाजिक बहिष्कार हो। सोशल बॉयकॉट हो। इसलिए इन्होंने यह आंदोलन किया। जो ये अवध का किसान आंदोलन था, इसको राष्ट्रीय पहचान मिली लगभग जून 1920 में। जब तक असहयोग आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के क्षेत्रों का दौरा किया, ग्रामीण इलाकों को संपर्क किया और किसानों से बात की, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की, ट्राई टू अंडरस्टैंड दियर ग्रीवेंसेस। और बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं ने मिलकर अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की। यह हमारा फिर से एक छोटा प्रश्न बनता है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? हु सेट अप द अवध किसान सभा? आंसर है जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य नेताओं ने। यह सभा इतनी इफेक्टिव थी, इतनी तेजी से इसका प्रचार हुआ कि लगभग एक महीने में ही आसपास क्षेत्रों में इसकी 300 शाखाएं स्थापित हो गई। 300 branches around the region were set up of this अवध किसान सभा। तो इससे पता लगता है कि लोगों में, किसानों में जमींदार और तालुकेदारों के खिलाफ कितना गुस्सा था। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ अगले साल जनवरी में, तो कांग्रेस के नेताओं ने इस आंदोलन को उससे जोड़ने का प्रयास किया। असहयोग आंदोलन में इस किसान आंदोलन को इंटीमेट करने का या जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बहुत से कांग्रेस के नेता अवध के किसान आंदोलन के तरीकों से सहमत नहीं थे। यहां अपना एक और प्रश्न बनता है कि बहुत से कांग्रेस के नेता क्यों सहमत नहीं थे? Why the Congress leaders was unhappy by the peasant movement of
अवध। अवध के किसान संघर्ष से कांग्रेस के नेता नाखुश क्यों थे, खुश क्यों नहीं थे? उसका कारण ये था कि जो अवध के किसान संघर्ष का तरीका था, उस तरीके में ये था कि ये लोग जमींदार और तालुकेदारों के घरों पर हमला करते थे। ये लोग बाजार में लूटपाट करते थे। ये लोग अनाज के गोदामों पर कब्जा करते थे। मोटे रूप से सारा इनका संघर्ष हिंसक होता जा रहा था। इसलिए कांग्रेस के लीडर इससे खुश नहीं थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था अहिंसा से संघर्ष। तो ये ग्रामीण इलाकों में किसानों का आंदोलन था। बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में भी लोगों ने असहयोग आंदोलन को अपने अपने नजरिए से देखा। ऐसा ही एक क्षेत्र था आंध्र प्रदेश में गुडेम की पहाड़ियां, गुडेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। यहां पे जो आदिवासी लोग थे उन पर अंग्रेजों ने या औपनिवेशिक शासकों ने तरह तरह की बंदिशें लगा दी थी। इन्हें जंगलों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसकी वजह से इनकी जीविका प्रभावित हो रही थी, लिवलीहुड इफेक्टेड हो रही थी। ये वहां से अपने पशुओं के लिए चारा नहीं ला सकते थे, वहां से फल इकट्ठा नहीं कर सकते थे, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं ला सकते थे। तो इससे इनका सारा जीवन प्रभावित हो रहा था। उनको ये भी लगता था, आदिवासी लोगों को ये भी लगता था कि ये इनकी परंपरागत अधिकारों पर या इनकी परंपरागत शक्तियों पर रोक है। जो इनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनको छीनने की कोशिश है। ऐसे समय में औपनिवेशिक शासकों ने जब इनसे बेगार करवाना शुरू किया, वही बेगार जिसका जिक्र हमने अभी किसानों के बारे में किया था, तो आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। और यहां पर इनके विद्रोह के नेता थे अल्लारी सीताराम राजू। अल्लारी सीताराम राजू बड़े ही चमत्कारिक, रोचक व्यक्तित्व के धनी थे। यही हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, या व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लारी सीताराम राजू। हमें यह पता होना चाहिए कि आदिवासी इलाकों में इन्होंने विद्रोह को लीड किया। इनके बारे में लोगों को लगता था कि ये देवता का अवतार है, ये बहुत ही सटीक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। लोगों की इनमें इतनी आस्था थी। अब अल्लारी सीताराम राजू करते क्या थे? ये कहते थे, या ये अपने आप को गांधी जी का भक्त बताते थे। खादी का उपयोग करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे ड्रिंक नहीं करने के लिए, शराब का उपयोग नहीं करने के लिए। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के बहुत से कार्यक्रम इन्होंने अपने आंदोलन में शामिल किए। लेकिन जो मेजर डिफरेंस था, जो मुख्य अंतर था असहयोग के कार्यक्रम में और इनके संघर्ष में, वो ये था कि ही बिलीव्ड दैट द फ्रीडम कैन गेट only by using force, not non-violence. Means स्वतंत्रता सिर्फ शक्ति से मिल सकती है, हिंसा से मिल सकती है, अहिंसा से नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन से इनमें ये भिन्नता थी। इनके अनुयायियों ने बहुत से पुलिस स्टेशंस पर ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उन पे हमला किया, उनको मारा। काफी समय तक
गुडेम पहाड़ी क्षेत्र विद्रोह का क्षेत्र बना रहा। 1924 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। अब हम पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट 2.3 बागानों में स्वराज को, स्वराज इन प्लांटेशन। असहयोग आंदोलन के दौरान सभी लोगों ने इसकी परिभाषा को अपने अपने अनुसार लिया। मजदूरों को भी ये लगा, जो बागान मजदूर थे उनको भी ये लगा कि इस आंदोलन से हमें भी स्वराज मिलने वाला है। उनके लिए स्वराज का अर्थ था चार दीवारी से मुक्ति। ये चार दीवारी का मतलब है कि बागान के अंदर ये बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकते थे, अपने गांव नहीं जा सकते थे, बिना अनुमति के उसको छोड़ नहीं सकते थे। एक कानून था 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके तहत कोई भी बागान मजदूर बिना अनुमति के बाग को छोड़कर नहीं जा सकता। बागान मजदूरों ने सोचा कि अब गांधी युग आ रहा है, सभी इस मूवमेंट में बिना परमिशन के बागानों को छोड़कर अपने गांव की ओर चल दिए। उन्हें लगा कि अब हमें गांव में जमीनें मिल जाएंगी और हमें मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। रास्ते में इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं, स्टीमर्स और रेलवे की हड़तालें थी, ये अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस प्रकार के छोटे छोटे संघर्षों ने, शहरों का आंदोलन था, गांवों का आंदोलन था, या फिर बागान मजदूरों का आंदोलन था, इन सब के अंदर एक भाव था, वो था स्वराज का। ये सारे जब आंदोलन करते थे तो एक बड़े आंदोलन से जुड़ जाते थे। इस प्रकार सभी प्रश्न उत्तरों को करते हुए हमें अपना ये पॉइंट कवर करना है।